इंडिका, जिसकी रचना मेगास्थनीज ने की थी, इसमें जहाज निर्माण तथा नाविक गतिविधियों का वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में जैन धर्म का अनुयायी हो गए थे। तक्षशिला से मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात मौर्यों ने किया था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। अशोक का समकालीन तुर्मय मिस्र का राजा था। मिस्र के शासक टॉलेमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे। संभवतः इसी को तुर्मय कहा जा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है। भाग तथा बलि राजस्व के स्रोत थे। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों से अशोक की रानी कौरवा के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख कहा जाता है। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा प्रत्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? अर्थशास्त्र में कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। अशोक के शिलालेखों से दक्षिण राज्य सातवाहन के अतिरिक्त सभी दक्षिण राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से प्राप्त होती है। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा था अलेक्जेंडर। सेल्यूकस निकेटर, जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था, वह बेबीलोन सीरिया का शासक था। अशोक के पश्चात देवानामप्रिय की उपाधि दशरथ ने धारण की थी। अशोक की उपाधियों का देखिए, सूची यहां है। कौन सी उपाधि का स्रोत क्या है? अशोक मास्की लघु शिलालेख से प्राप्त होता है। अशोक का नाम अशोक। देवा नाम प्रिय अशोक राजा गुजराल लघु शिलालेख से। अशोक मौर्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। प्रियदर्शी राजा बराबर गुहालेख से। अशोकवर्धन पुराण से मिलता है। अशोकवर्धन। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला के विद्रोह का दमन किया था। अपने ऊपर आश्रित बच्चों तथा पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षुक बनने वालों के लिए दंड का प्रावधान कौटिल्य ने किया था। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति अरामाइक भाषा से हुई है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। मौर्यों के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर बैक्ट्रियन शासकों का अधिकार हुआ। मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी का कार्य सिक्कों का परीक्षण करना था। बिंदुसार वह मौर्य राजा था जो अमित्र घात के नाम से जाना जाता था। मौर्य काल की मुद्राएं देखिए। इस काल में चांदी तथा तांबे के सिक्के का उल्लेख मिलता है। चांदी के सिक्के 4 प्रकार के होते थे: पन, अर्धपन, पाद, अष्टभाग। और तांबे का सिक्का देखिए, भी 4 प्रकार के होते थे: मासक, अर्धमासक, काकनी और अर्धकाकनी। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? सातवाहन। सिमुक जो है वो सातवाहन वंश का संस्थापक था। आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में मिलती है। सातवाहनों की राजधानी अमरावती में स्थित थी। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी था। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने वेनकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेनकटक नामक नगर की स्थापना की। इसे वेदों का आश्रय कहा जाता है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था, जिस समय से शक संवत प्रारंभ हुआ। उत्तर तथा दक्षिण पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के कुषाणों ने जारी किए। विक्रम तथा शक संवत के बीच 135 वर्ष का अंतर है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य सातवाहन हुआ। शुंग वंश के बाद कण्व वंश का शासन हुआ। आपको फॉर्मूला कोड बताया भी गया है।
हसीन मौसूंक। यह हो गया हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व। ये क्रमानुसार वंशों का क्रम है। कनिष्क को चीनी यात्री पांचाऊ ने पराजित किया था। कनिष्क को चीनी जनरल पांचाऊ ने पराजित किया था। कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमा भारत के बाहर तक फैली हुई थी। विक्रम संवत 57 BC यानी कि 57 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध चेदी वंश से था। प्रथम ईरानी शासक डेरियस प्रथम था। अफगानिस्तान में स्थित बामियान बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। कुषाण शासकों के सिक्कों पर मातृ देवी उमा का नाम मिलता है। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के हुइस्क ने चलाए थे। बुद्ध का अंकन कनिष्क के सिक्कों पर मिलता है। यौधेय सिक्कों पर कार्तिकेय देवता का चित्र मिलता है। कार्तिकेय ये दक्षिण भारतीय देवता है मुख्यतः। जिस तरह उत्तर में गणेश की पूजा होती है उसी तरह दक्षिण में कार्तिकेय की। दोनों भगवान शंकर के दो पुत्र माने जाते हैं। भारतीय तथा यूनानी यानी कि ग्रीक कला शैली के सम्मिश्रण को गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। यानी कि गांधार कला शैली जो है भारतीय और यूनानी कला शैली का मिश्रण है। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए। कनिष्क का राजवैद्य चरक था। कनिष्क महायान बौद्ध संप्रदाय का अनुयायी था। शुंग वंश की हत्या करके सत्ता हथियाई। शुंग वंश ने हत्या करके सत्ता हथियाई और उसका अंत भी हत्या द्वारा हुआ। भारत के यूनानी शासकों में से मिनांडर की स्मृति में भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है। भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति? तो मिनांडर की स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है। मौर्योत्तरकालीन विदेशी आक्रमणकारी देखिए, सूची आपके समक्ष है। हिंद यवन, शक सिथियन, पार्थियाई, पहलव, कुषाण, यूची। इनके आगमन का समय देखिए दिया गया है। मूल निवास हिंद यवन का बैक्ट्रिया अफगानिस्तान में था। शक सिथियन का सीरिया ईरान, पार्थियाई पहलव का पर्थिया ईरान, कुषाण यूची का चीनी तुर्किस्तान। और इन वंशों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक कुषाण वंश का देखिए कुषाण है। राजधानी भी इनकी दी गई है हिंद यवन का वर्तमान में सियालकोट। महाराष्ट्र में प्राप्त अभिलेख तथा सातवाहन अभिलेखों में उल्लेख सक्सिथियन का। कुषाण के उज्जैनी वर्तमान में उज्जैन का क्षेत्र, पुरुषपुर वर्तमान में पेशावर का क्षेत्र। गुप्त काल में हम लोग देखते हैं गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? गुप्त राजवंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त था। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। प्राचीन भारत में गुप्त वंश को शासनकाल का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त वंश की अवधि 275 से 550 ईस्वी तक मानी जाती है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की थी। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त भी था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार ताम्रलिप्ति बंद पत्थर से संचालित होता था। इलाहाबाद अस्तम अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियान के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता है। दिल्ली की कुव्वत अली इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की स्मृति में बनाया गया था।
चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता भी कहा जाता है। गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियां। शासक देखिए, श्रीगुप्त का उपाधि आदिराज या महाराज। उसी तरह चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका विक्रमादित्य या विक्रमांक। स्कंदगुप्त का शुक्रादित्य या शक्रोपम। समुद्रगुप्त का पराक्रमांक। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज। गुप्तकालीन अधिकारी या अधिकारी हैं और संबंधित विभाग। महासेनापति सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। रणभंडारिक सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। महासंधि विग्राहक ये युद्ध तथा शांति का प्रधान होता था। महाभंडागाराधिकृत ये राजकीय कोष का प्रधान होता था। महाअक्ष पटलिक ये अभिलेख विभाग का प्रधान होता था। सर्वाध्यक्ष केंद्रीय सचिवालय का प्रधान होता था। महाप्रतिहार राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी होता था। ध्रुवाधिकरण भूमि कर वसूल करने वाला विभाग का प्रधान होता था। अग्रहारिक ये दान विभाग का प्रधान होता था, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। महाबलाधिकृत ये सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। महादंडनायक ये न्यायाधीश होता था। दंडपाशिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। विनय स्थिति स्थापक ये शिक्षा अधिकारी होता था। गुप्त काल में सुश्रुत अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त के नवरत्न में फलित ज्योति से संबंधित था छपनक। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी एक विद्वान तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह नवरत्न निवास करता था, जिसमें कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, शंकु, वेताल भट्ट, अमर सिंह, घटपर्रक, वराहमिहिर और वारुची जैसे विद्वान थे। शक तथा गुप्त संवत के मध्य 242 वर्ष का अंतर है। गुप्तकालीन चांदी मुद्राओं को रूपक कहा जाता था। गुप्तकालीन मंसर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तंतुवाय। गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? सामंतवाद का प्रारंभ। गुप्तकालीन भूमि का वर्गीकरण देखिए। खेती करने योग्य भूमि को कहा जाता था क्षेत्र। निवास करने योग्य भूमि को वास्तु। जो भूमि कृषि योग्य नहीं है उसे खील। जंगली भूमि को अपरहत। पशुओं को चरने के लिए छोड़ी गई भूमि को चारागाह। प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। कायस्थ शब्द का उल्लेख मुद्रा राक्षस में मिलता है। कायस्थ शब्द ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर बिठूर में स्थित है। गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का कारण था व्यापारिक मंडी होना। गुप्त काल के समय में ही मध्य भारत में रजत सिक्कों, मयूर शैलों में का प्रचलन हुआ। उसमें महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के शासनकाल में की गई थी। शतरंज के खेल भारत में गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ था, जहां इसे चतुरांग के नाम से जाना जाता था। भारत से यह ईरान और उसके बाद यूरोप पहुंचा। गुप्त काल में ताम्रलिप्ति बंदरगाह से दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों को जहाज रवाना होते थे। चीनी यात्री फाइयान ने गुप्त काल को भारत की दशा का वर्णन किया है। फाइयान ने गुप्त काल में भारतीय दशा का वर्णन किया है। भारत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर गुप्त काल का है। गुप्त काल में चीन से भारत में रेशमी कपड़े का आयात किया जाता था। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य ईरान से प्राप्त हुआ है।
जो 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री की सती होने का उल्लेख है। गणराज्यों के अंत के लिए समुद्रगुप्त उत्तरदायी था। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट था। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्ट रूप अजंता में मिलता है। विशाख दत्त कृत देवी चंद्रगुप्त में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की थी। स्कंदगुप्त के स्वर्ण सिक्के में मिलावट का प्रतिशत सर्वाधिक था। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में शूद्र तथा स्त्रियां की संवाद की भाषा थी प्राकृत, जबकि उच्च वर्ग संस्कृत बोलते थे। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शकों पर विजय के कारण सकारी कहा गया। प्रयाग अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दहित्र बताया गया है। हुनों ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था, जिसमें स्कंदगुप्त ने हुनों पर विजय पाई। गुप्त काल में श्रेणियों से बड़ी संस्था, जिसके शिल्प श्रेणियां सदस्य थी, को निगम कहा जाता था। अग्रहार का तात्पर्य था ब्राह्मणों को दिया गया भूदान। विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। वाराह गुहा का निर्माण भगवान विष्णु के सम्मान में करवाया गया था। गुप्त साम्राज्य के समकालीन प्रमुख राजवंश, उसकी स्थापना और संस्थापक की सूची देखिए। वाकाटक, इसका संस्थापक विंध्य शक्ति 255 ईस्वी में और 323 ईस्वी में सर्वसेन। नागवंश का संस्थापक भवनाग। त्रैकूट राजवंश का संस्थापक इंद्रदत्त। हून राजवंश का संस्थापक तोरमान। सालंकायन राजवंश का संस्थापक देववर्मन। विष्णु कुंडिन राजवंश का संस्थापक विक्रमेंद्र प्रथम। माथुर राजवंश का संस्थापक अच्युत 325 ईस्वी में, 350 में शंकर वर्मन। गुर्जर प्रतिहार की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंतेद्रुप ने की थी। गुप्तोत्तर भारत में मुख्यतः घोड़ों का बड़े पैमाने पर आयात किया जाता था। मौखरी राजवंशों की राजधानी कन्नौज में स्थित थी। सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कन्नौज तथा प्रयागराज में 2 बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया था। बाल विवाह की प्रथा कुषाण काल में प्रारंभ हुई थी। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम कहा जाता था। विदक भागम। हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध तथा शांति का अधिकारी था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी निम्न थे: शंखनाद सेनापति, कुंतल अश्वसेना का प्रधान, स्कंदगुप्त हस्तसेना का प्रधान, सामंत या महाराज नागरिक प्रशासन का प्रमुख। 3री शताब्दी में वारंगल लोहे के संयंत्रण या उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान प्रतिष्ठानपुर माना जाता है। हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता वानभट्ट थे। हर्ष का शासनकाल 600 से 641 ईस्वी के बीच माना जाता है। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। कवि बाणभट्ट औरंगाबाद महाराष्ट्र का निवासी था। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। व्हेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। भारत में नारियल की खेती सातवाहन काल में प्रारंभ हुई थी। कौशेय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया गया है। गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कन्नौज था। व्हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध केंद्र था मथुरा। गुप्तोत्तर काल में भूमि का राजस्व ग्राम सभा के हाथों में थी।
भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था।